अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिफॉर्मेशन एज है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की तीसरी एज है। ये एज ढेर सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है, जिनमें सोशल कंट्रोवर्सीज़ हैं और कुछ रिलीजियस कंट्रोवर्सीज़ हैं। रिफॉर्मेशन एज को इसलिए रिफॉर्मेशन एज कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स की गई हैं और कुछ सोशल रिफॉर्म्स की गई हैं। इस एज के अंदर रिलीजियस करप्शंस इंतहा को पहुंच चुकी थी। सारे पोप नेपोटिज्म का शिकार थे, मतलब कि अपनी मर्जी से लोगों को ओहदे दे रहे थे, और साथ ही कुछ लोगों की कन्फेशन यानी कि गुनाहों की कबूलियत, यानी कि गुनाह अगर किया, अगर कबूल कर लिया तो उसको माफ़ी मिल गई है। ढेर सारे पैसे लेकर उनको माफ़ किया जा रहा था, जिसकी मुखालफत एक जर्मन मंक मार्टिन लूथर ने की। रिफॉर्मेशन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी चेंजिंग आई, और वो चेंजिंग कौन सी थी उनको बाद में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफॉर्मेशन एज या फिर टुडर डायनेस्टी। टुडर ख़ानदान की हुकूमत की शुरुआत 1485 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई, हेनरी 7 के बादशाह बनने से। फिर इसके बाद हेनरी 8, हेनरी 7 का बेटा, इसका जानशीन बना। हेनरी 8 ने ईसाइयत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और मजहबी मसाइल को मज़ीद आग दी। हेनरी 8 का बेटा एडवर्ड 6 और मैरी 1 कुछ वक्त के लिए हुक्मरान बने, जबकि हेनरी 8 की दूसरी बेटी जो एलिज़ाबेथ 1 है, वो एक लंबे अरसे तक हुकूमत करती रही। एलिज़ाबेथ 1 की अगर हुकूमत को देखा जाए तो अंग्रेज़ी अदब का सबसे गोल्डन टाइम कहा जाता है, और इसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत और वक़्त दी जाती है। अगर रिफॉर्मेशन मूवमेंट की हम लोग बात करें तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत स्विट्ज़रलैंड में हुई है, जो पूरे यूरोप के अंदर फैल गई। इस मूवमेंट की शुरुआत 1517 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड के अंदर हेनरी 8 की हमायत की वजह से एक अलग फ़िरका बना, और इस अलग फ़िरके ने एक और चर्च बनाया। मार्टिन लूथर की अगर हम लोग बात करें, मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस पब्लिश करवाए, जिसके अंदर उसने उस वक्त के जो पादरी थे उनको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि वो मज़हब को बेच रहे थे। मज़हब को इस लिहाज से वो बेच रहे थे कि वो अपनी मर्जी से लोगों को माफियाँ दे रहे थे, ढेर सारे मुआवजा लेके। मार्टिन लूथर ने अपने थीसिस के अंदर अपने थीसिस को जर्मनी के विटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे के ऊपर लटका दिया, ताकि लोग उसको पढ़ के अपनी आंखें खोलें कि हम लोग मज़हब को क्या है कि गलत तरीके से जान रहे हैं। अगर मार्टिन लूथर की अपनी ज़िंदगी के अगर बारे में हम लोग बात करें तो वो एक मुअल्लिम भी थे। मार्टिन लूथर ने उस वक्त के पादरियों की गलत रहनुमाई होने वाले लोगों को बाइबल के तरीक़ों से आगाह किया, जिसमें पैसे के बदले में कन्फेशन जैसे गुनाह शामिल थे। क्योंकि मार्टिन लूथर और हेनरी 8 ने प्रोटेस्ट किया था रिलीजन को, इसलिए जो लोग मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स थे और जो लोग हेनरी 8 को फॉलो करने वाले लोग थे, उन लोगों को लोगों ने प्रोटेस्टेंट कहना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक अपना नया चर्च बना लिया। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि वाई किंग हेनरी 8 वांटेड आउट फ्रॉम हिज मैरिज एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द चर्च, तो जहाँ पे एक रिलीजियस प्रॉब्लम चल रहा था कि जितने भी पादरी लोग थे वो सारे के सारे लोग करप्शन के शिकार थे। वहीं पे अगर हम लोग देखें कि हेनरी 8 क्यों रिवोल्ट किया उसने चर्च के अगेंस्ट, क्योंकि हेनरी 8 दूसरी शादी चाहता था। उसकी एक ही बेटी थी, हेनरी 8 की एक ही बेटी थी मैरी 1, और वो चाहता था कि वो दूसरी शादी करे, और अकॉर्डिंग टू कैथोलिक बिलीव वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। इस वजह से जो हेनरी 8 था वो चर्च के अगेंस्ट गया, पोप क्लेमेंट के अगेंस्ट गया, और उसने किंग हेनरी 8 ने मार्टिन लूथर के साथ मिलकर एक नया चर्च बना लिया। अगर हेनरी 8 की फैमिली की बात की जाए तो हेनरी 8 ने प्रोटेस्टेंट चर्च को जब उसने फॉलो किया, वो प्रोटेस्टेंट बना, तो उसने क्या है कि 6 शादियां की हैं। पहली शादी उसकी कैथोलिक बीवी है कैथराइन ऑफ एरागन, दूसरी बीवी एन बोल ने, तीसरी बीवी जैन स्मोर, नेक्स्ट एन ऑफ क्लेव्स,
नेक्स्ट कैथराइन हॉवर्ट, नेक्स्ट कैथराइन पार। अगर बच्चों की बात की जाए, मैरी वन एक कैथोलिक बिलीफ की मालिक थी और ये कैथराइन ऑफ एरेगन की बेटी थी। जबकि एलिजाबेथ वन की बात की जाए, ये एन बोलने की बेटी थी और ये प्रोटेस्टेंट बिलीफ की मालिक थी। जबकि तीसरा इसका बेटा एडवर्ड सिक्स, जिसके लिए इसने ये सारी शादियां की ताकि मेरे बेटे के पास हुकूमत और वो आगे बढ़ सके। एडवर्ड सिक्स जॉन सिमोर का बेटा है। अगर इस एज की किंगशिप चेन की बात की जाए तो सबसे पहला जो बादशाह बना 1485 के अंदर वो हेनरी सेवन बना। हेनरी सेवन का अगला जानशीन हेनरी एट था जो उसका बेटा था। उसके बाद एडवर्ड सिक्स बादशाह बना। एडवर्ड सिक्स अगर देखा जाए तो अपनी यंग एज के अंदर एक बीमार होने की वजह से इस दुनिया से चला गया और इसके बाद उसकी मां ने हुकूमत करना चाही लेकिन वो कर ना पाई और मैरी वन ने हुकूमत लेकर खुद रूल करना शुरू कर दिया। मैरी वन कुछ टाइम के लिए रही और इसके बाद एलिजाबेथ वन मलका बनती है और एलिजाबेथ वन जब 1558 के अंदर मलका बनती है तो एक नया दौर शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जिसको हम एलिजाबेथन एज कहते हैं, मलका एलिजाबेथ के नाम पे। और ये एज एक गोल्डन टाइम पीरियड था। अगर किनशिप चेन की बात की जाए, सिबलिंग्स के ऑर्डर की बात की जाए तो मैरी वन सबसे बड़ी बहन थी, इसके बाद एलिजाबेथ वन थी और इसके बाद एडवर्ड सिक्स था। एक टाइटल दिया जाता है मैरी वन को ब्लडी मैरी का, तो हमेशा ही ये बात माइंड में आती है कि पता नहीं इसको ये टाइटल क्यों दिया गया। ब्लडी मैरी कैथोलिक बिलीफ की मालिक थी और वो देख रही थी कि प्रोटेस्टेंट चर्च से लिंक्ड होने वाले लोग यानी कि एंग्लिकन चर्च से लिंक्ड होने वाले लोग दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो वो ये चाहती थी कि ये तादाद किसी तरीके से कम हो जाए। तो उसने क्या किया कि इंग्लैंड के जो रिलीजियस पोप्स थे प्रोटेस्टेंट चर्च के, उनमें से 280 लोगों को क्या है कि कत्ल कर दिया। जब उसने 280 लोगों को कत्ल किया तो उसकी वजह से मैरी वन को टाइटल दे दिया गया ब्लडी मैरी का। अगर लिटरेरी बैकग्राउंड देखा जाए इस एज का तो हमारे पास सर थॉमस मूर, सर थॉमस एलियट और रॉजर आइसम हमारे पास प्रोज राइटर आते हैं। थॉमस मूर एक करीबी साथी थे एरस्मस के। इनका सबसे मशहूर वर्क अटोपिया है। अटोपिया एक ऐसी स्टेट, एक ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसके अंदर हर शख्स अपनी मर्जी से रह सकता है। एक आइडियल स्टेट हो, एक इमेजिनेटिव स्टेट हो जिसके अंदर सब कुछ अच्छा हो। यानी कि इस प्रोज वर्क के अंदर अटोपिया के अंदर ये बताया गया है थॉमस मूर की तरफ से कि एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसके अंदर मर्द और जन क्या है कि तालीम हासिल कर सकें। इसके बाद अगर कोई वर्कर है, अगर वो काम करता है तो उसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो 6 घंटे होना चाहिए। इसके बाद अगली जो चीज़ थी कि सारे घर इक्वली कंफर्टेबल होने चाहिए और हर मजहब को खुली आज़ादी होनी चाहिए। ये सर थॉमस मूर ने आइडिया दिया अपने वर्क अटोपिया के अंदर। इसके बाद अगले जो फेमस राइटर हैं वो सर थॉमस एलियट हैं, एम्बेसडर थे चार्ल्स फाइव के। उनकी जो फेमस राइटिंग है वो गवर्नर है और इस फेमस राइटिंग के अंदर उन्होंने बताया है कि अगर एक इंसान हुकूमत करना चाहता है और वो बेहतर तरीके से हुकूमत करना चाहता है तो उसके लिए एक ताकतवर और एक शातिर और एक समझदार दिमाग की जरूरत होती है, ना कि एक ताकतवर जिस्म की। इसका मतलब है कि ताकतवर जिस्म की जरूरत नहीं है हुकूमत करने के लिए, ताकतवर दिमाग की जरूरत है हुकूमत करने के लिए। इसके बाद रॉजर आइसम आते हैं। अगर रॉजर आइसम की हम लोग बात करें तो ये एक यूनानी स्कॉलर हैं, मलका एलिजाबेथ के उस्ताद हैं और इन्होंने नेटिव प्रोज स्टाइल से इनको इज्जत मिली। अगर इनका वर्क देखा जाए फेमस टॉक्सफिलियस एंड फिलोलॉगस है। ये एक मशहूर डायलॉग है जो कि लवर ऑफ नॉलेज और लवर ऑफ आर्चरी के दरमियान है। लवर ऑफ नॉलेज यानी कि वो लोग जो कि इल्म के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका डायलॉग है लवर ऑफ आर्चरी के साथ, यानी कि वो लोग जो तीरंदाजी के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट राइटर जो हैं वो सर थॉमस वाइट हैं। सर थॉमस वाइट एक पोएट थे। हेनरी 8 को सर्व किया है इन्होंने, यूरोप की बेटरमेंट के लिए काम किया इन्होंने और ढेर सारे यूरोप के अंदर ढेर सारी कंट्रीज के अंदर ये गए हेनरी 8 के साथ। वहीं पे इन्होंने जो पेट्रार्कन वे ऑफ राइटिंग था सोनेट का, उस स्ट्रक्चर को
फेवर दी है और उसके ऊपर ढेर सारी सोनेट्स लिखी हैं। सोनेट किस चीज को कहा जाता है? सोनेट 14 लाइन्स पोएम को कहा जाता है, जो कि इटालियन पेट्रार्कन स्ट्रक्चर है। 14 लाइन्स की नज़म को सोनेट कहा जाता है। इस सोनेट के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से के अंदर 8 लाइन्स होती हैं, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर 6 लाइन्स होती हैं। 8 लाइन्स वाले हिस्से को ऑक्टेव्स कहा जाता है, जबकि 6 लाइन्स वाले हिस्से को सेस्टेट कहा जाता है। सर थॉमस वाइट के बाद अगर देखा जाए, सर थॉमस वाइट वो शख्स है जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद इनके साथ एक दूसरे फिगर भी हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया और मजीद आगे लेकर भी चले। उसमें हेनरी हॉवर्ड आते हैं, जिनको हम सर अर्ल ऑफ शोरे के नाम से जानते हैं। ये एक अरिस्टोक्रेट थे और इन्होंने टोटल ट्रेडिशंस को फेवर करते हुए सोनेट्स के स्ट्रक्चर को फेवर किया, जो कि इटालियन पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर था। तो इटालियन पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर सर थॉमस वाइट के बाद सर अर्ल ऑफ शोरे ने भी साथ इसको वसअत दी। शुक्रिया।